जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सब लोग आप जो है स्वस्थ होंगे, सबके स्वास्थ्य की जो है शुभकामनाएं हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 11 का। तो हम लोग को जो है इसको तीन पार्ट में समझना था। तीन पार्ट में कैसे समझना था, तीन पार्ट का मतलब क्या है, तो तीन पार्ट का मतलब ये है कि हम लोग को तीन भाग में ऐसे देखना है भारतीय इकोनॉमिक्स को। कि पहला जो देखना है पार्ट में, तो जो है आज़ादी से पूर्व जो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। ये पार्ट वन है, कंप्लीट हो चुका है। पार्ट टू है 1950 से लेकर 1990 तक, ये पार्ट टू है। पार्ट थ्री देखेंगे, ठीक है। पार्ट थ्री देखेंगे 1990 से लेकर के 2024 तक। अगर 2024 तक सरकार ने क्या क्या किया है, सारी चीज़ें इसमें करंट चीज़ें हम लोग शामिल करेंगे। और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या नीतियां रही हैं, उनको देखना है। तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग समग्र के विश्लेषण देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक था सब्सिडी, ठीक है ना। हाय, सब्सिडी तो आपने नाम सुना होगा। अगर आप गांव से हैं, शहर से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपने सब्सिडी का नाम ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने सुना नहीं होगा। आइए बताते हैं सब्सिडी दी क्यों जाती है। पहली बात ये समझिए कि भाई सब्सिडी क्या है। सब्सिडी जो है सरकार द्वारा एक ऐसी अमाउंट है जो किसी को जो है मतलब दी जाती है। अब कैसे दी जाती है समझिए। इसको मैंने पहले भी समझाया। जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। मान लेते हैं कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। ये ए नाम का व्यक्ति है और दूसरा कौन है, दूसरा है बी नाम का एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। तो दोनों में क्या है कि देखिए ये जो ए वाला व्यक्ति है, ये ए वाला जो व्यक्ति है, हम मैं गैस सिलेंडर पर समझा रहा हूँ, बाकी आप चीजों पर समझ लीजिएगा। ये क्या है, ये व्यक्ति है। ये क्या है, तो इसके घर में एक जॉब है, सरकारी जॉब है, ठीक है ना। सरकारी जॉब है, इसके पास और बड़ी और सारी चीजें हैं जो इसे गुजारा कर सकता है। लेकिन बी नामक जो व्यक्ति है, ये बेचारा गरीब है। इसकी वाइफ जो है जाती है, लकड़ी बीन कर लेकर आती है। इसके पास जो है मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, घर में अपने मशीन नहीं है, कुओं से पानी लाती है। तो भाई देखिए समस्या किसके लिए होगा, समस्या दो मतलब देखिए समस्या तो बी के लिए होगा कि नहीं होगा। इसके लिए जीवन यापन करना कठिन है। ए के लिए क्या प्रॉब्लम है, तो जैसे देखिए समझिए। मान लीजिए गैस सिलेंडर है जो आज बहुत चर्चा में रह रहा है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से मान लीजिए गैस सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए गैस का जो दाम है 1,000 रुपये है, ठीक है। 1,000 रुपये इसका दाम है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो 1,000 रुपये इस व्यक्ति को पे करने में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। लेकिन इस व्यक्ति को जिसके पास खुद का ही कोई मतलब बहुत ज्यादा सारी सारी समस्याएं हैं, खुद की समस्याएं झेल रहा है, बी नामक जो व्यक्ति है, इसके लिए 1,000 अमाउंट तो उसके लिए जिंदगी की बहुत बड़ी कीमत है कि नहीं है। तो क्या सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं लानी चाहिए कि जो बी नामक जो व्यक्ति है, जो एक सामाजिक जो तरीके से मतलब जो सामाजिक जो है पिछड़ता उसके पास हो गई है, जो समाज में थोड़ा पिछड़ गया है, इसको किसी भी तरह क्या किया जाए, तो थोड़ा सा आगे उठाया जाए। तो वही चीज क्या है, वही उठाने का जो सहयोग देना ही सहायकी है, सब्सिडी है। जो 1,000 का है उसको क्या करे, इसको इस व्यक्ति को क्या करती है सरकार, तो मान लीजिए अगर 400 में दे रही है, तो सब्सिडी इसको कितना हुआ, 600 हुआ। बेचारा 400 तो किसी भी तरह थोड़ा पे कर लेगा, लेकिन 1,000 तो भाई बहुत बड़ी अमाउंट है। सोच कर देखिए। इसके लिए तो भाई 2,000 हो जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है। जो ए नमक जो व्यक्ति है 5,000 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इसके लिए संभव होगा, नहीं होगा ना। यहाँ पर इकोलॉजी भी समझाने वाला था, लेकिन इकोलॉजी थोड़ा अलग मैटर है, इसको मैं यहाँ पर नहीं इंक्लूड करना चाहूंगा। समझ लिए आप लोग सब्सिडी क्या है। तो सब्सिडी जो है सरकार द्वारा दी गई, सरकार द्वारा दी गई क्या है, एक तरह से सहायता है जो आपको जो है गरीबी से ऊपर उठने में मदद करती है। आपको कंफर्म उठाएगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपकी जो है गरीबी को, महंगाई को आपके अनुसार थोड़ा सा कम कर पाएगी। देखिए कृषि के माध्यम से समझते हैं। देखिए सहायकी पर बहुत चलता रहता है, कई लोग मानते हैं कि सहायकी होना चाहिए। भाई जो इसके घर में 50,000 रुपये सैलरी है, वो क्यों कहे सब्सिडी सरकार दे, वो तो कहेगा ही कि सब्सिडी मत दे, क्यों दे रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके घर नमक तक नहीं हो पाता है शाम को, क्या उसको सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, उसको तो फ्री की आवश्यकता है। सब्सिडी तो अभी बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। तो कुछ लोग होते हैं बेवकूफ़ लोग जो कहते हैं कि सब्सिडी नहीं होना चाहिए, कुछ होशियार लोग कहते हैं कि होना चाहिए। दोनों बातें अपनी अपनी जगह है। लेकिन मेनली क्या इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो वीक जो फैमिली है, जो एक
जो वीक फैमिली है उसको क्या किया जाए, एक हेल्प दिया जाए, ठीक है। वीक फैमिली को क्या किया जाए, हेल्प किया जाए, वही हेल्प का माध्यम ही क्या कहलाता है, तो सब्सिडी कहलाता है, ठीक है। तो आजकल जो है कृषि क्षेत्र को जो है, कृषि क्षेत्र में क्या की जा रही है, तो कृषि क्षेत्र को दी जा रही है आर्थिक सहायता का आर्थिक औचित्य, एक गर्मा गर्मा जो है बहस पर का मुद्दा बना हुआ है। मतलब एक मुद्दा ये बना हुआ है कि क्या जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, तो क्या कृषि क्षेत्र में जो है सब्सिडी देनी चाहिए। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायता दी जानी आवश्यक थी। अब देखिए क्या मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट टेक्निकल हो गया क्या। देखिए मैंने आपको कल पढ़ाया था, भाई आप किसान को बदल सकते हैं, कृषि व्यवस्था को बदल सकते हैं, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो किसके माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बदल सकते हैं। तो याद रखेंगे कि जो प्रौद्योगिकी का जो सिस्टम है, जो HYV, जो हरित क्रांति हम लोगों ने पढ़ा, जो HYV जो बीजें हैं, तो वो उसे कौन खरीद पाएगा, जिसके पास वैल्यूएबल अमाउंट होगा। लेकिन सबके पास तो अमाउंट है नहीं, जो छोटे खेती वाले हैं उसके पास अमाउंट नहीं है, वो अपना प्रौद्योगिकी लगा नहीं सकता है, तो सब्सिडी उसको देंगे तो थोड़ा बहुत लगा लेगा। तो आगे देखिए, किसान प्रायः किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं। अब देखिए सरकार क्या चाहती है कि एक और जो क्या हो, कृषि की उपज बढ़ती जाए, चाहती है कि नहीं चाहती, आप भी चाहते हैं कृषि की उपज बढ़े, कृषि में नया नया बदलाव हो। लेकिन कोई भी किसान नई टेक्नोलॉजी लेने से डरता है, वो मानता है कि सब बर्बाद हो जाएगा, पैसों की बर्बादी है। लेकिन अगर आप उसको क्या करें आप उसको क्या करें, सरकार क्या करे उसको, कि जो है उसको जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, उसको सरकार क्या करे, उसको दे और थोड़ा कम पैसे में दे, सब्सिडी के माध्यम से कुछ कम कर दे, तो उसके लिए आसानी हो जाएगा। अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सहायता की आवश्यक थी। उस समय की बात हो रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायता धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए जो सही बात है, जो हमारे अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं कहते हैं कि जो सब्सिडी है जो आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको दे देकर आप आदत बना दीजिए, आप उस वक्त तक दीजिए जब तक कि बेचारा वो उठकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है। आप सर्वे कराते रहिए, ठीक है, कई सारे माध्यम अपनाइए, और जैसे ही उसके घर में कोई जो है मतलब थोड़ा सा वो आगे निकल जाते हैं किसी तरीके से, तो फिर आप वहाँ सब्सिडी बंद कर दीजिए। थोड़ा सा इसमें व्यापक जो है चीज़ें की जरूरत है। नहीं तो देखिए अगर आप सब्सिडी बंद नहीं करेंगे तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि सब्सिडी आप देते जाएंगे, कितना देंगे, एक दिन क्या होगा कि GDP का बहुत ज़्यादा हिस्सा आप सब्सिडी में दे देंगे, तो और चीज़ें हम लोग को नहीं हो पाएंगी ना। फिर हम लोग का स्वास्थ्य जो क्षेत्र है और जो क्षेत्र है जैसे कि शिक्षा हो गया, मेडिकल हो गई, सड़कें हो गई, रेल मार्ग हो गया, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा डाउन हो जाएंगी, क्योंकि आप बहुत चीज़ें क्या कर रहे हैं, सब्सिडी में दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। यही नहीं, यद्यपि सहायकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्रायः उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को ही पहुंचता है। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि मतलब इसका जो क्षेत्र है बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। ये बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पर कि जो उर्वरक हैं और जो आप खाद पर जो सहायकी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, इसकी बड़ी मात्रा में कौन पा जा रहा है, तो बड़े बड़े उद्योग वाले पा जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग हो गए, बड़े बड़े जो किसान हो गए, उनको ही मिल रहा है, यानी समृद्ध क्षेत्र के जो किसान हैं उन्हीं को ही जो है इसका लाभ मिल रहा है, यानी छोटे किसान को तो इसका लाभ मिल ही नहीं रहा है। इसका तो कोई मतलब नहीं है कि आप खाद पर जो सब्सिडी दे रहे हैं। यानी जो देखिए जो खाद पर आप गाँव के मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, आप गाँव के व्यक्ति हैं, आपको पता होगा, सुने होंगे कि एक जगह क्या हो रहा है कि सरकारी खाद मिल रही है। तो ये सरकारी जो खाद मिल रही है थोड़ा सा पैसे कम में मिलता है, लेकिन सरकारी जो खाद है ये मतलब किसको मिलेगा। मान लीजिए आपका जो कोई शहर है, आपके तहसील में खाद आई, ठीक है, मानते हैं कि 1,000 बोरी आई है, तो 1,000 बोरी में से मात्र 100 बोरी ही छोटे छोटे किसानों को मिलेगा, बाकी 900 बोरी किसको मिल जाएगा, बड़े बड़े किसानों को और जो है बिजनेसमैन है उन्हीं को मिल जाएगा। ये समस्या है। तो फिर किसानों पर सबसे भाई देखिए सब्सिडी का लाभ किसको मिल गया, फिर तो इन 900 लोगों को मिल गया, इन बेचारों को नहीं मिला। समझ में आ रहा है आपको, इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता है और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है, जैसे मैंने बताया। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है
कि सरकार को कृषि सहायता जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत ही गरीब हैं और सहायकी को समाप्त करने में से वे अपेक्षित आगतों को प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी तथा समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। ठीक है, इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योग को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करनी नहीं है, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे कि केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाभ मिले। अब देखिए ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हमारे जो अर्थशास्त्री लोग क्या बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या किया जाए कि जो सब्सिडी है जो खाद पर दी जा रही है उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन ये सही तरीका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा आप कर देंगे, ऐसा अगर आप कर देंगे तो जो बड़े किसान है वो तो भाई बहुत बड़े हो जाएंगे, वो तो आगे पहले से ही निकल चुके हैं। उनके लिए जो है अब जो है वो खाद उद खरीदना मुश्किल की बात नहीं है। दिक्कत किसको है? तो उन छोटे किसानों को है। अब उनके लिए जो है नई नई प्रौद्योगिकी लेकर आना, प्रौद्योगिकी मतलब क्या है? नई बीजे लाना है, नई किस अब हर साल किसान क्या करेगा? छोटा किसान है तो हर साल नया बीज खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। एक तो इतने महंगे के जो है बीज मिलते हैं, आप और दुकान पर गए हो तो पता चलेगा, हम लोग भी जाते हैं दुकान पर तो पता किए हैं, काफी जो है वो ज्यादा महंगा मिलता है यार। तो वो सबके बस की बात नहीं है उसको खरीदना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति है, जो छोटा किसान है, अपना पुराना गेहूं ही बोएगा और नई चीजों का लागू नहीं कर पाएगा। अब नई प्रौद्योगिकी का मतलब ये नहीं कि उसमें जाकर मशीन चलाना है। अरे भाई नई नई प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया जो जेनेटिक मॉडिफाइंग जो चल रही है, जो है अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें जो जेनेटिक मॉडिफाइंग जो होती है, जैसे अभी हाल ही में क्या है, जेनेटिकली जेनेटिकली एडिटिंग में जो देखने को मिला है कि क्या किया गया, तो एक सरसों है ना, सरसों क्या होता है कि एक तीक्ष्ण होता है, गंध आती है उससे। तो उस जो है मतलब ऐसा उसमें मॉडिफाई किया गया है कि उसका जो है गंध गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अभी चल रहा है इसमें, तो बहुत सारी चीजें तो देखा जाएगा। समझ में आएगा आपको? तो कुछ लोगों का मान, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि देखिए सब्सिडी जो सरकार दे रही है उसे बंद मत करे। क्या करे? एक बेकायदे सर्वे कराए और सर्वे करा करके सिर्फ केवल और केवल किसको दे? सब्सिडी किसको दे? खादों पर। तो उनको दे, यानी जो छोटे किसान है, गरीब किसान है, उनको दिया जाए। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। 1960 में क्या हो रहे हैं? हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। फिर यही बात हो गई, हम लोग जब आज़ादी हुई हम लोगों की, तो उस समय देखने को मिला कि तो हमारे देश की जो 70% 75% जो जनसंख्या है लगी हुई थी किसमें? कृषि में। जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह जो है 1990 तक हम लोग 10% ही कम कर पाए, 10% लोगों को ही कृषि क्षेत्र से बाहर निकाल पाए। ठीक है ना? समझ आ रहा है आपको? इसका रीजन क्या है? तो भाई इसमें प्रौद्योगिकी नहीं है, इसमें लोग अधिक लग रहे हैं। लोग अधिक लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? तो उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी उतनी मशीनीकरण नहीं किया गया इसलिए लग रहे हैं। मशीनीकरण होता तो उसमें कम लोगों से काम हो जाता, तो लोग नहीं लगे होते। रीजन तो यही है ना। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से लेकर 90 की अवधि में यदि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं, जो 1950 में 67.50 थी और 1990 तक घटकर 64.90% हो पाई। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका सही उत्तर यह है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। यानी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए जो व्यक्ति थे वो क्या मतलब क्या दिक्कत हो रहा है उनके सामने? हमें दिक्कत ये हो रहा है कि जो कृषि क्षेत्र में जो लगे हैं उनको जो है, जो इंडस्ट्री है हमारी जॉब नहीं दे पा रही थी। ये सारी छोटी छोटी समस्याएं थी, तो ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए क्या मानते हैं, तो अर्थशास्त्री जो है 1950 से लेकर 1990 के दौरान इन अपनाई गई नीतियों को विफलता मानते हैं। क्या मानते हैं? विफलता। तो कल से देखेंगे हम लोग उद्योग और व्यापार। कृषि का तो हालत आपने देख लिया क्या सिस्टम है कि लोग अभी भी उसी में लगे हुए हैं, कुछ उत्पाद ज्यादा निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कल से हम लोग देखेंगे उद्योग पर क्या हालत हुई है, क्या बातें हुई हैं।